हेलो दोस्तों, द इलेक्ट्रिकल गाइड में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग हमेशा की तरह फिट एंड फाइन होंगे। तो आज से हम इस चैनल पे एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबस्टेशन में, पावर सिस्टम में जितने भी कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो आपका सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, CT-PT हो गए, इन सभी इक्विपमेंट को हम यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आप चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड में जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि दोस्तों कॉलेज में जो है आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है और उससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती है, लेकिन चीज़ें कैसे दिखती है, कैसे वर्क करती है, वो आप प्रैक्टिकली इन वीडियो में देखोगे। तो आपको मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इससे जो है आपका नॉलेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जो है यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं द इलेक्ट्रिकल गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ की शुरुआत हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर से करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपका पावर सिस्टम में एक मेजर डिवाइस है, जिससे हम अपनी पावर को लॉन्ग डिस्टेंस में कम लॉसेस के साथ जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर को स्टडी करने से पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम ट्रांसफार्मर का यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। आखिर हमें ट्रांसफार्मर की यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर को बनाया। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर का यूज़ हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर मैं आपसे फिर एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत हमारे को क्यों पड़ी। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ। जब हम अपने वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, हाई वोल्टेज पे अपनी पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो लॉसेस है वो यहाँ पे काफ़ी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे लॉसेस कौन कौन से होते हैं, आपके दो तरह के लॉस होते हैं। पहला आपका I2R लॉस, जिसको कि हम हीट लॉस बोलते हैं, और दूसरा आपका वोल्टेज ड्रॉप, जिसका फॉर्मूला हमारे पास I/R होता है। तो दोस्तों जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और जब हम इस ट्रांसमिशन लाइन से करंट पास करवाते हैं तो उस पावर का, उस करंट का कुछ हिस्सा इस I2R लॉस में जो है वो वेस्ट हो जाता है, और रिसीविंग एंड पे हमें यहाँ पे कम पावर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जनरेशन प्लांट से 100 किलोवाट की एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो रिसीविंग एंड पे जो है हमारे को 50 किलोवाट एनर्जी मिलेगी, और जो 50 किलोवाट की हमारी वेस्टेज है वो इस I2R लॉसेस में होगी। और दूसरा होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप। तो जब हम करंट को इस रेजिस्टेंस से पास कराएंगे, ट्रांसमिशन लाइन से पास करवाएंगे, तो कुछ वोल्टेज जो है वो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी, और रिसीविंग एंड पे हमें कम वोल्टेज मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 230 वोल्ट भेज रहे हैं तो रिसीविंग एंड पे जो है आपको 180-160 वोल्ट मिलेगी, जो कि काफ़ी कम है, जिससे हमारे इक्विपमेंट यहाँ पे नहीं चल सकते हैं। तो ये जो दो लॉस होते हैं ये मेजर लॉस होते हैं, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम इनको कैसे ना कैसे करके कम करें। तो इन लॉसेस को कम करने का हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन है हाई वोल्टेज। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफार्मर को बनाया। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों क्या करता है, आपके पावर को जो है वो कांस्टेंट रखता है और वोल्टेज की वैल्यू को अप और डाउन करता है। जब हम वोल्टेज की वैल्यू को अप करेंगे तो आपकी जो करंट की वैल्यू है वो यहाँ पे उसी रेशो में डिक्रीज हो जाएगी, और जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेज हैं, I2R लॉस, वोल्टेज ड्रॉप, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो दोस्तों वोल्टेज को इंक्रीज करने से हमारे लॉस तो कम हुए ही, लेकिन इसके साथ जो हमारे पास कंडक्टर का साइज था वो भी यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि जितना कम हमारे पास करंट होगा उतना ही कम साइज का हमारे को फिर ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर चाहिए होता है। तो इसलिए जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई। अब बात आती है कि वोल्टेज को स्टेप डाउन क्यों करते हैं। तो स्टेप डाउन इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों जो आपके घरों में इक्विपमेंट लगे होती हैं उनकी वोल्टेज रेटिंग कम होती है, 240 वोल्ट इतने रेटिंग की होती हैं। तो इतनी ज़्यादा वोल्टेज जो हम उस इक्विपमेंट को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं और स्टेप डाउन करते हैं। तो आई होप अब आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा कि हमने क्यों ट्रांसफार्मर को बनाया और क्या क्या हमें इससे यहाँ पे फायदे हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझते हैं। तो ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, और ट्रांसफार्मर एक बहुत सिंपल सी डिवाइस है, जिसमें आपके पास एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जो कि आपके सिलिकॉन कोर के ऊपर माउंट की जाती है,
और प्राइमरी साइड पे हम इनपुट सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी साइड पे म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू जो है हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले इंडक्शन को समझेंगे, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो सन 1831 में एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने यहाँ पे एक लॉ दिया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब हम किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं या फिर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को रोटेट करवाते हैं, मूव करते हैं, तो वो जो कंडक्टर है वो उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है और उस कंडक्टर में एक ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है, जिसको कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इसके बाद आता है आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर सेल्फ इंडक्शन। तो इसमें क्या होता है, हम किसी कॉइल में एसी सप्लाई देते हैं, तो एसी सप्लाई आपकी अल्टरनेटिंग नेचर की होती है, जो कि अपनी पोलैरिटी यहाँ पे चेंज करती रहती है, तो जिसके कारण से जो है उस कॉइल के अक्रॉस एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस कंडक्टर को कट करती है और फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग उस कॉइल में जो है एक और ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है, जिसको कि हम यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर कहिए बैक ईएमएफ कहते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे पास दो कॉइल होती है, पर इसमें हम एसी सप्लाई सिर्फ एक कॉइल में देते हैं और इसके क्रॉस जो फिर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जो है हम अपनी सेकेंडरी कॉइल को यहाँ पे रखते हैं और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस कंडक्टर को कट करती है और फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इस सेकेंडरी कॉइल में आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसको कि हम यहाँ पे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो आई होप यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर की वर्किंग को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइंडिंग की। तो ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। और दोस्तों ट्रांसफार्मर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पहला आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, दूसरा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन जो है आपके वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो आपके सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो यहाँ पे ज़्यादा होंगे और स्टेप डाउन में प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। अगर मैं आपको इसको सिंपल एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूँ तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक स्टेप ट्रांसफार्मर है जो कि 11/33 kV का है, तो उसमें क्या होगा, प्राइमरी साइड में आपके पास कम टर्न होंगे, यानी कि 11,000 वोल्टेज के लिए आपके पास 11,000 टर्न होंगे। और सेकेंडरी साइड पे आपके पास अगर 33,000 वोल्टेज है तो सेकेंडरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो 33,000 होंगे। इसी तरह से अगर हम स्टेप डाउन की बात करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर 33/11 का ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी साइड में आपके पास 33,000 टर्न होंगे और सेकेंडरी साइड में आपके पास 11,000 टर्न होंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बेसिक एक सिंपल एग्जाम्पल दिया, जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो कुछ और होती है। अब इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर कोर, जिसके ऊपर हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को माउंट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर कोर आपका थिन लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स को मिला के बना हुआ होता है, ताकि जो आपके एडी करंट लॉसेस है, हिस्टैरिसीस लॉसेस है, वो यहाँ पे कम किए जा सके। तो जब हम प्राइमरी बाइंडिंग में इनपुट एसी सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी बाइंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ट्रांसफार्मर कोर उस मैग्नेटिक फील्ड को सेकेंडरी बाइंडिंग तक ले जाने का काम करता है और सेकेंडरी बाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर कोर एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम विदाउट कोर एक ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा म्यूचुअल इंडक्शन एयर के थ्रू भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिलक्टेंस हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाती है। तो रिलक्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। अब अगर हम एयर का एग्जाम्पल लेते हैं तो एयर का जो रिलक्टेंस है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल या फिर सेकेंडरी बाइंडिंग से कम लिंक होती है, जिससे जो हमारा ईएमएफ है वो यहाँ पे कम इंड्यूस होता है। और वहीं पर जो सिलिकॉन स्टील होती है, इसका जो रिलक्टेंस होता है वो यहाँ पे काफी कम होता है, जिससे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी बाइंडिंग के साथ लिंक करती है और ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग में इंड्यूस होता है। अब इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर ऑयल। तो मेनली दो तरह का ऑयल हम यहाँ पे यूज करते हैं, पहला आपका पैराफिन, दूसरा आपका नैप्थलीन। तो ट्रांसफार्मर ऑयल के हमारे ट्रांसफार्मर में दो यूज़ होते हैं। पहला तो ये हमारे ट्रांसफार्मर में जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। आपका जो ट्रांसफार्मर टैंक है उसमें जो दोस्तों आपकी वाइंडिंग होती है, कोर होता है, ट्रांसफार्मर बॉडी होती है, प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है इन सभी के बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल है वो यहाँ पे हमारे पास कूलिंग प्रोवाइड करवाता है। तो जैसे जैसे ट्रांसफार्मर में जो है वो लोड इंक्रीज करेगा, आपका जो I2R लॉसेस है वो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, जिससे हीट प्रोड्यूस होगी।
तो ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है ये इस हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है और हमारे ट्रांसफार्मर में एक नेचुरल कूलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है कंजर्वेटर टैंक। तो कंजर्वेटर टैंक जो है हमारे ट्रांसफार्मर में एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो कंजर्वेटर टैंक जो है दोस्तों आपके ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के साथ जो है यहाँ पे लिंक होता है। और कंजर्वेटर टैंक दोस्तों हमेशा आपका हाफ ऑयल फिलअप होता है, यानी कि इसके आधे हिस्से में जो है वो ऑयल होता है और आधे हिस्से में जो है इसमें एयर होती है। तो होता क्या है दोस्तों, जब हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, वो किसी भी रीजन से कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके ट्रांसफार्मर में लोड इंक्रीज कर रहा है तो उससे क्या होगा, आपके बाइंडिंग में I2R लॉसेज इंक्रीज होंगे जिससे कि हीट प्रोड्यूस होगी और आपका ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ पे हीटअप होगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग है वो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपके ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पे हीट होगा। तो दोस्तों कोई भी मटेरियल है अगर आप उसको हीट करेंगे तो वो यहाँ पे एक्सपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई आयरन की रॉड है, आप उसको अगर हीट करेंगे तो उसका जो एरिया है वो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि उसके साइज़ में थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो आपकी एयर होती है, अगर आप एयर को हीट करते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा जो गर्म हवा है वो यहाँ पे वजन में हल्की होती है और ऊपर उठने की जो है यहाँ पे कोशिश करती है। तो इसी तरह से दोस्तों आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल है जब ये हीट करेगा तो इसमें जो है कुछ गैसेस प्रोड्यूस होगी जो कि एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, ऊपर उठने की कोशिश करेगी। इन केस अगर आपके पास जो है यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक नहीं है तो ये जो ऑयल और गैसेस है ये हमारे ट्रांसफार्मर के टैंक में एक स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देगी, जिससे हमारी बाइंडिंग यहाँ पे डैमेज हो सकती है या फिर हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पे एक्सप्लोड हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए हम ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे पास गैसेस और ऑयल एक्सपेंड हुए उनको एक्सपेंशन के लिए और बाहर निकलने के लिए जो वो एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए। तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो आपका कंजर्वेटर टैंक में आ जाएगा और जो गैसेस है वो यहाँ पे आपके ब्रीदर के थ्रू आपके ट्रांसफार्मर से बाहर निकल जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद आता है ब्रीदर, जो कि आपके ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक के साथ जो है वो पाइप के थ्रू लिंक होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपका ट्रांसफार्मर ऑयल हीट करेगा तो एक्सपेंड होके जो है ये कंजर्वेटर टैंक में जाएगा। तो कंजर्वेटर टैंक में पहले से जो हवा थी वो यहाँ पे ब्रीदर के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगी, लेकिन जब आपके ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो ये जो एक्सपेंडिंग ऑयल था ये वापस से आपके मेन टैंक में चला जाएगा और कंजर्वेटर टैंक में जो है यहाँ पे फिर से एक फ्री स्पेस हो जाता है। और ये जो फ्री स्पेस है ये यहाँ पे एयर से जो है वो फिलअप होता है। तो ये जो एयर है ये हमारे ब्रीदर के थ्रू जो है वो इनटेक होती है। तो ब्रीदर में दोस्तों आपके पास सिलिका जेल होता है। जब हमारी एयर इनटेक हो रही होती है तो इनकेस अगर उस एयर में मॉइस्चर है तो ये जो सिलिका जेल है ये उस मॉइस्चर को यहाँ पे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रेश और प्योर हवा जो है हमारे कंजर्वेटर टैंक में यहाँ पे फिलअप होती है। और दोस्तों जो फ्रेश सिलिका जेल होता है उसका कलर यहाँ पे ब्लू होता है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद जो इसका कलर है वो यहाँ पे पिंक हो जाता है। और जब इसका कलर पिंक होता है तब हम सिलिका जेल को धूप में सुखाते हैं और बाद में इसका कलर फिर से ब्लू हो जाता है और इसको फिर से हम यहाँ पे रीयूज़ कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ब्रीदर के बॉटम में आपको एक छोटा सा ऑयल पॉट देखने को मिलेगा। इस ऑयल पॉट में जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल होता है और जब हमारी एयर इनटेक हो रही होती है तो एयर में जो भी सॉइल कंटेंट होते हैं या फिर कोई छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ होती है वो इस ऑयल में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद जो मॉइस्चर है वो हमारे पास सिलिका जेल में एब्जॉर्ब हो जाता है और फ्रेश एयर हमारे यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक में इनटेक होती है। अब दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास रेडिएटर फिन है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के टॉप और बॉटम के साथ जो है वो पाइप के थ्रू कनेक्ट होती है और ये हमारे ट्रांसफार्मर में एक नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड करवाती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब ऑयल हीट करता है तो कुछ ऑयल हीटअप होकर यहाँ पे हमारे कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है और कुछ ऑयल जो है यहाँ पे हमारे पास इन रेडिएटर फिन में आ जाता है। तो रेडिएटर फिन का जो एरिया होता है वो यहाँ पे बड़ा होता है, जिससे जो आपका ऑयल है वो यहाँ पे इन फिन में से पास करके कूल हो जाता है और कूल ऑयल जो है आपके ट्रांसफार्मर के बॉटम में से जो है वो मेन टैंक में चला जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं इनको हम ट्रांसफार्मर बुशिंग कहते हैं। तो बुशिंग आपके कंडक्टर और मेन टैंक में जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है और जो आपका कंडक्टर है वो ट्रांसफार्मर बॉडी को बिना टच किए आपकी बाइंडिंग के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है।
तो बुशिंग आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों में होती है। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी बकहोल्स रिले, और ये जो रिले है दोस्तों ये हमारे पास कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में कनेक्ट होती है। और ये जो रिले है दोस्तों हमेशा ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में यूज़ की जाती है। तो दोस्तों ये जो रिले है ये ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को जो है वो डिटेक्ट करती है और हमारे सिस्टम को ट्रिप कमांड या अलार्म कमांड यहाँ पे सेंड करती है। अब दोस्तों जब हमारे ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट होता है या फिर आपका ओवरलोड की वजह से आपके ऑयल का टेम्परेचर हीटअप होता है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो ऑयल है और गैसेस है वो यहाँ पे एक्सपेंड करेगी और एक्सपेंड होके जो है वो आपके कंजर्वेटर टैंक में जाएगी। लेकिन कंजर्वेटर टैंक में जाने से पहले ये जो ऑयल और गैसेस है ये आपके बकहोल्स रिले में से क्रॉस करेगी, और बकहोल्स रिले में दोस्तों आपके पास 2 फ्लोटिंग मर्करी स्विच होते हैं। तो जब ये गैसेस जो है वो उस मर्करी स्विच से जो है वो टकराती है तो ये जो मर्करी स्विच है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो जब मान लो आपका फॉल्ट हो रहा होता है यानी कि फॉल्ट धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो उस केस में दोस्तों जो गैसेस है उसका जो प्रेशर है वो यहाँ पे कम होता है, जिससे जो आपका अलार्म का स्विच है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे इंटरनल डेड फॉल्ट होता है तो उस केस में क्या होता है, आपके पास जो गैस का टेम्परेचर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और हमारा जो ट्रिपिंग वाला जो स्विच है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और ट्रिपिंग कमांड जो है हमारे सर्किट ब्रेकर को यहाँ से चली जाती है। तो कुछ इस तरह से जो है आपकी बकहोल्स रिले हमारे यहाँ पे काम करती है। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसको हम मार्शलिंग बॉक्स कहते हैं, और जितने भी हम प्रोटेक्शन डिवाइस या फिर सेंसर अपने ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं उन सब की जो आउटपुट है वो हमारे पास इस मार्शलिंग बॉक्स में आती है। फिर मार्शलिंग बॉक्स से जो ये जो आउटपुट है वो हम फिर अपने डिफरेंट कंट्रोल पैनल में देते हैं। तो मार्शलिंग बॉक्स में आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे ऑयल और बॉन्डिंग का जो टेम्परेचर है वो शो हो रहा है। तो जब टेम्परेचर हमारा सेट लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है तो उस केस में जो ट्रिपिंग कमांड है वो इस मार्शलिंग बॉक्स के थ्रू हमारे रिले को चली जाती है और हमारा सर्किट ब्रेकर यहाँ पे ट्रिप हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है आपके पास टैप चेंजर, और मैक्सिमम हम आज की डेट में OLTC यानी कि ऑन लोड टैप चेंजर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों टैप चेंजर जो है हमेशा हमारा हाई वोल्टेज साइड कनेक्ट होता है और टैप चेंज करके हम अपने हाई वोल्टेज साइड जो अपनी वोल्टेज है उसकी जो है वो हम वेरिएशन कर सकते हैं। तो दोस्तों टैप चेंज करने का मतलब ये है कि हम अपने बाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको यहाँ पे हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई 11 kV का फीडर है लेकिन वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की वजह से 8 kV मिल रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैप इंक्रीज करेंगे। टैप इंक्रीज करने का मतलब है जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको हम इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा आपकी आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलर केस में अगर हमें वोल्टेज कम चाहिए होगी तो हम अपने टैप को कम करेंगे यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स को कम करेंगे, तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आपका टैप चेंजर काम करता है। तो दोस्तों अभी जो आप ये देख पा रहे हैं ये हमारे पास 3 फेज 10 MVA का ट्रांसफार्मर है जिसकी नेम प्लेट अभी हम देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी KVA रेटिंग देखने को मिलेगी। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारे पास 10,000 KVA यानी कि 10 MVA का है। इसके बाद वोल्टेज रेटिंग है तो प्राइमरी साइड आपकी 33 kV, सेकेंडरी साइड आपकी 11 kV है। इसके साथ ये HV और LV के एम्पेयर है। तो यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है दोस्तों वो है आपके पास वेक्टर ग्रुप। तो वेक्टर ग्रुप में अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं D जो है वो कैपिटल में है यानी कि जो इसकी प्राइमरी साइड है वो यहाँ पे डेल्टा में कनेक्ट है, और जो सेकेंडरी साइड है LV साइड है 11,000 की वो यहाँ पे आपकी स्टार में कनेक्ट है। और दोस्तों ये जो 11 है ये जो है हमारे पास फेज डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कितने डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे 11 है तो 11 का मतलब ये हुआ कि जो आपकी सेकेंडरी साइड है LV साइड है वो हमारी प्राइमरी साइड को यानी कि HV साइड को 30 डिग्री के एंगल से लैग कर रही है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर ग्रुप है ये हमारे पास एक अलग और डीप कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो ये जो फेज डिफरेंस है जो मैंने आपको 30 डिग्री का बताया, इससे जो है हम अपने ट्रांसफार्मर को ईजिली जो है वो दूसरे ट्रांसफार्मर के साथ जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा आपका जो हार्मोनिक होता है हमारे सिस्टम में वो इस 30 डिग्री एंगल के थ्रू डेल्टा सिस्टम में एलिमिनेट हो जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो भी मेन चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी मुझे आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये जो सीरीज़ हमने यहाँ पे शुरू की है इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप हमारे द इलेक्ट्रिकल गाइड इंस्टाग्राम पेज के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ।
और वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट देखने को मिलता रहेगा।